गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी सोशल साइंस की दूसरी वर्कशीट है। इसमें भी फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ मैटर दिया हुआ है पढ़ने के लिए। फ्रांसीसी क्रांति के कारण दिए हुए हैं इसमें आपको 5 बॉक्स में। तो ये कारण को समझ लेते हैं पहले। क्रांति का मतलब होता है इंकलाब। फ्रांस में 14 जुलाई 1789 या 1789 में एक इनकलाब आया था। उस इनकलाब के कई कारण थे। वो कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन कारण को मैं पढ़ देती हूँ और समझा देती हूँ। पहला कारण था सामाजिक कारण। पिछली वीडियो मैंने बताया था, वहाँ पे फ्रांस में समाज जो था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस प्राप्त थी और थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं थी। तो ये सामाजिक भेदभाव हो रखा था फ्रांसीसी समाज में। सेकंड, जन्म आधारित विशेषाधिकार। जन्म आधारित विशेषाधिकार अर्थात जो व्यक्ति फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जन्म लेते थे, उनको जन्म लेते ही उनको कुछ अधिकार मिल जाते थे, जैसे उनको टैक्स देने से मुक्ति मिल जाती थी। तो ये कुछ विशेषाधिकार उनको प्राप्त हो जाते थे जन्म से ही। सेकंड है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीज़न। इसमें भी पॉइंट्स दे रखे हैं। एक तो कमज़ोर शासन, जो शासन था वहाँ पे, जो कंट्रोल था लोगों के ऊपर, वो कमज़ोर होता जा रहा था। और उसका कारण था लुई 16 की नीतियाँ। लुई 16 राजा था उस समय का। उस समय जो था लोगों के नाम अलग अलग नहीं होते थे, यानी लुई 16 के जो पिता थे उनका नाम था लुई 15 और उनके जो पिता थे उनका नाम होगा लुई 14। तो इस तरीके से कुछ अलग नाम नहीं होते थे, उनके नाम एक ही चलता था, बस ये नंबर्स चेंज होते रहते थे। तो उस समय जो राजा था लुई 16 था। तो लुई 16 की नीतियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छी फेवरेबल नीतियाँ नहीं थी जो फ्रांस में शांति ला सके या फिर इनकलाब को रोक सकती थी। थर्ड है आर्थिक कारण, यानी इकोनॉमिक रीज़न। आर्थिक कारण में पहला पॉइंट है खाली राजकोष। जो खजाने थे राजा के वो ख़त्म हो रहे थे, खाली हो गए थे। क्यों ख़त्म हो रहे थे वो भी हमें पता है, युद्ध की वजह से। लंबा युद्ध चल रहा था, कर्जा ले रखा था राजा ने, और इन सब कारणों से जब आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है तो जीविका संकट भी उत्पन्न हो जाती है। जीविका संकट का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब खाने पीने की भी परेशानी होने लगे, तो वो जीविका संकट कहलाती है। तो आर्थिक कारण आपके ये हो गए। नेक्स्ट है दार्शनिकों की भूमिका। दार्शनिक होते हैं फिलॉसफर। उस समय बहुत बड़े बड़े फिलॉसफर हुआ करते थे, जैसे अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू। तो इन सब लोगों की बुक्स, इन महान दार्शनिकों की बुक लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी। और ये महान दार्शनिक अपनी बुक्स में क्या कहते थे कि ये जो जन्म से विशेषाधिकार लोगों को प्राप्त हैं, ये ख़त्म हो जाने चाहिए। ये बहुत अनइक्वल और गलत तरीके से लोग विशेषाधिकार का मिसयूज़ करते हैं। तो जब फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोगों ने इन दार्शनिकों को पढ़ना शुरू किया, तो उन्हें पता लगने लगा कि हाँ भाई, विशेषाधिकार गलत है। जो जन्म से विशेषाधिकार फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग एंजॉय करते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। सेकंड, लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश करना। हाँ, तो ये जो दार्शनिक थे वे सिर्फ यही नहीं बताते थे कि ये सब गलत है, विशेषाधिकार और राजतंत्र। वो साथ में ये भी बताते थे कि स्वतंत्रता और समानता कैसे स्थापित करनी चाहिए, कैसे उन्होंने मॉडल पेश किया इस चीज़ का। वो बताते थे कि एक संविधान हो प्रॉपर, उसके अनुसार शासन चलना चाहिए। तो ये दार्शनिकों की भूमिका रही वहाँ के लोगों को इंकलाब के लिए तैयार करने में। लास्ट है तात्कालिक कारण, यानी
तात्कालिकरण जो उसी टाइम हुए। नंबर 1, 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार। हाँ जी, जब राजा का राजकोष खाली होने लगा तो उसने सोचा कि अब मेरे को पैसे तो लाने हैं कहीं ना कहीं से, तो उसने सोचा क्यों ना मैं टैक्स बढ़ा दूँ। और टैक्स कौन देता था? टैक्स देते थे केवल थर्ड स्टेट के लोग। तो 5 मई 1789 में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में टैक्स को बढ़ाने का विचार रखा गया। सेकेंड, स्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 का इनकार। अब स्टेट जनरल की जब मीटिंग बुलाई गई तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें लगा कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम प्रत्येक व्यक्ति को एक वोटिंग राइट होना चाहिए, बल्कि और वहाँ पर चल रहा था कि एक वर्ग एक वोट दे सकता है, मतलब एक क्लास के लोग एक वोट दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास का एक वोट माना जाएगा, सेकंड क्लास का एक वोट माना जाएगा और थर्ड क्लास का एक वोट माना जाएगा। ये सिस्टम चल रहा था वहाँ पर। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि नहीं, हर एक व्यक्ति का एक एक वोट लिया जाए, तब फैसला लिया जाए। तो इस सुझाव को लुई 16 ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस बात से भी लोग भड़क गए। लोगों ने सोचा कि हाँ, अब इनकलाब का सही समय आ गया। अब क्रांति की शुरुआत कैसे होती है ये समझ लेते हैं। 5 मई 1789 को लुई 16 द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। हाँ, ये मैंने अभी बताया था आपको। फिर क्या हुआ? तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की। ये भी बताया मैंने अभी कि वहाँ पे क्या था कि हर एक क्लास यानी फर्स्ट स्टेट के सारे लोग की एक वोट काउंट होगी, सेकंड स्टेट के सारे लोगों की एक वोट काउंट होगी और थर्ड स्टेट के सारे लोगों की एक वोट काउंट होगी। तो ऑब्वियस सी बात थी, जब किसी चीज़ पे फैसला होना है तो फर्स्ट और सेकंड का एक एक वोट मिलके 2 वोट हो जाएगा और जीतेगा कौन? फिर फाइनली फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग ही जीतेंगे और थर्ड स्टेट की कोई बात नहीं रखी जाएगी। तो इसीलिए तृतीय स्टेट के लोगों ने कहा कि व्यक्ति आधारित यानी हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हो। फिर लुई 16 ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट मतलब कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग में। उन्होंने वॉकआउट कर दिया और 20 जून 1789 को वो वर्साई के महल में स्थित टेनिस कोर्ट में जमा हुए और खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर राजा के अधिकारों में कटौती की मांग की। अब देखो, वर्साई का जो पैलेस था, वर्साई का जो राजमहल था, वहीं पर एक टेनिस कोर्ट था। तो ये थर्ड स्टेट के लोग वहाँ पर जाके इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। नेशनल असेंबली वो असेंबली होती है जो संविधान बनाती है। अपने आप को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कहा कि अब हम राजा के अधिकारों में कटौती की मांग करते हैं। मतलब वो मांग करने लगे कि राजा के अधिकारों में कमी करनी चाहिए। नेक्स्ट, इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गया। इधर तो ये सब चीज़ें चली रही थी, राजनीतिक चीज़ें। उधर फसलों को नुकसान हो रहा था और अनाज के दामों में फिर वृद्धि हो जाएगी जब फसल नुकसान होगी तो और फिर क्या होने लगा, जो वहाँ पे पेरिस में ब्रेड की दुकान थी वहाँ पर लोग लूटपाट करने लगे, खाने की प्रॉब्लम होने लगी। तो नेक्स्ट, अब ये अलग टाइप का कैओस स्टार्ट हो गया है पेरिस में। तो राजा ने इस स्थिति को शांत करने के लिए अपनी सेना भेजी। अपनी सेना को हुक्म दिया कि वो जाके शहर में शांति को बहाल करे। लेकिन लोगों में यह अफवाह फैल गई कि राजा तो सेना को भेज रहा है हमें मरवाने के लिए। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को
कुछ लोग इकट्ठे हुए, मतलब वहाँ के फ्रांसीसी लोग इकट्ठे हुए, लोकल लोग, और उन्होंने वहाँ पर एक बास्तिल का फोर्ट था, बास्तिल का किला था, वो एक जेल थी वो। तो अब बास्तिल की जेल गवर्नमेंट थी। जब हमें किसी से गुस्सा निकालना होता है तो फिर कई बार हम उस व्यक्ति पे गुस्सा नहीं निकालते, उससे संबंधित चीज़ों पर गुस्सा निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से जो बास्तिल का किला था वो भी एक प्रतीकात्मक रूप से राजा की संपत्ति थी। तो लोगों ने सोचा इसी को ही तोड़ देते हैं। तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के फोर्ट को तोड़ दिया गया लोगों के द्वारा, जो राजा की शक्तियों का, निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था। तो ये कुछ डिटेल थी। अब आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? तो आपको बार बार एक नाम का जिक्र हो रहा है इसमें, वो राजा है इसमें। स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, ये भी मैंने अभी बताया क्यों बुलाई गई थी। तृतीय स्टेट के लोगों में खुद को क्या घोषित किया, ये भी लिखा हुआ है इसमें, क्या घोषित कर दिया था उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाके अपने आप को। फोर्थ, लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया, ये भी लिखा हुआ है इसमें कि लोग क्या समझते थे बास्तिल के किले को और उन्होंने क्यों इसे ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी, ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने एक ही मांग रखी थी कि राजा की शक्तियाँ थोड़ी कम हो और संविधान के अनुसार राजा चले। तो आपको ये बताना है कि क्या ये मांग जो हाल ही की वर्तमान की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां हैं वो किस प्रकार से संबंधित है, उनकी उस टाइम की मांग। ठीक है।